हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम भारतीय संविधान से संबंधित क्वेश्चन करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? आंसर है 26 नवंबर 1949। संविधान सभा के द्वारा जो हमारा भारतीय संविधान था उसको 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। चलिए इसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन है जिसको कि हम लोग देखते हैं। भारत संसदीय प्रणाली की सरकार वाला एक प्रभुता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। यह गणराज्य भारतीय संविधान द्वारा शासित है। भारतीय संविधान संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को प्रभावी हुआ या फिर लागू हुआ। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत का संविधान निर्माता कहा जाता है। ये संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां तथा 22 भाग थे। प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस एक क्वेश्चन से हमें कितनी सारी जानकारियाँ मिल गई। तो सबसे पहला 26 नवंबर 1949 को हमारा भारतीय संविधान जो है वह पारित हुआ था। दूसरा, हमारा संविधान जो है वह कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का निर्माता कहा जाता है। तीसरा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे? देखिए, हमारे जो संविधान सभा का निर्माण किया गया उसको निर्माण करने के लिए समिति बनाई गई थी। तो बाबा भीमराव अंबेडकर जो थे वो मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। और 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया, पारित हो गया, तो उसमें कितने अनुच्छेद थे उस समय? 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी और 22 भाग थे। यह भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। और प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस हम लोग किस दिन को मनाते हैं? तो 26 नवंबर को मनाते हैं। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, 1946 ईस्वी की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? आंसर है जवाहरलाल नेहरू। अब देखिए, 1946 में अंतरिम सरकार बनाई गई थी। उस समय विभाग का बंटवारा किया गया था। कौन सा विभाग, कौन देखेंगे? इन सब का बंटवारा किया गया था 1946 में। तो हम लोग देखते हैं आगे इसमें हम लोगों को क्या क्या दिया गया है। भारत की अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? 2 सितंबर 1946 को नवनिर्वाचित संविधान सभा द्वारा किया गया था। 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। इसी के तहत हमारे संविधान सभा के निर्माण के लिए जो है नींव रखी गई थी। और फिर इसी समय अंतरिम सरकार का भी गठन किया गया था। तो यह भी पूछ सकता है कि अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो 2 सितंबर 1946 को। अब देखिए, कार्यकारी जो परिषद के उसके उपाध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरा, गृह मामले, सूचना और प्रसारण मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनका विभाग याद रखना है, गृह मामले, सूचना और प्रसारण मंत्री। रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह। श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम। और रेलवे एवं परिवहन मंत्री कौन थे? आसफ अली। ठीक है, यह सब विभाग इनको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है? आगे हम लोग एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यह भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भारतीय जो संविधान है वह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यह लगभग 1,17,369 शब्दों से बना हुआ है। वर्तमान में 22 भाग, 450 से भी अधिक अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं।
लेकिन जो हमारा मूल संविधान था, जिस समय हमारा संविधान बना उस समय 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और जो अनुसूचियाँ थी वह कितनी थी? 8 थी। अनुसूची पहले 8 थी लेकिन अब बढ़कर 12 हो गई है, ध्यान में रखेंगे। तो जब ये क्वेश्चन आया था तो ऑप्शन इस तरीके से गलत दिया था। शब्द को याद रखना है, 1,17,369 शब्द लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान लिखा गया था 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम अवधि में, 3 वर्ष से अधिक अवधि में, 2 वर्षों में। आंसर है 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम, क्योंकि इसको संविधान को लिखने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था, जो कि 2 वर्ष से अधिक है और 3 वर्ष से कम है। तो चलिए हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसके बारे में और हमें क्या जानकारी मिल सकती है। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल 2 साल 11 माह और 18 दिन लगे। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई तथा संविधान निर्माण में 64 लाख लगभग के आसपास खर्चा हुआ था। संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया। 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो यहाँ से कितनी जानकारी मिल गई कि हमारा जो संविधान था वह बनने में 2 साल 11 माह और 18 दिन लगे। और इस पर कुल कितने दिन बहस हुआ था? इस पर कुल 114 दिन का बहस हुआ था और संविधान के निर्माण में उस समय 64 लाख रुपए खर्चा हुआ था। और फिर 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा पारित कर दिया गया। फिर 26 नवंबर 1950 को हमारा संविधान जो है वह लागू हो गया और हमारा भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। 26 नवंबर को पारित हुआ, इसीलिए हम 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, मैंने नवंबर बोल दिया, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में पारित हुआ, इसीलिए हम 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान को माना गया है संघीय, एकात्मक, संसदीय या रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। हमारा जो संविधान है वह संघीय है लेकिन इसका झुकाव जो है वह एकात्मक की ओर है। रूप विधान जो है उसमें संघीय है लेकिन भावनाओं में एकात्मक है। चलिए आगे समझते हैं। भारतीय संविधान को विधान रूप में संघीय और भावना में एकात्मक माना गया है। एकात्मक संविधान के बारे में जानते हैं, वह जिसके अंतर्गत सारी शक्तियाँ एक ही सरकार में निहित होती है। तो हमारे यहाँ भी सारी शक्तियाँ जो एक सरकार में निहित होती है, एक सरकार बनती है, उसके पास सारी शक्तियाँ रहती है केंद्र में। संघात्मक संविधान, वह जिसमें शक्तियाँ केंद्र और राज्यों में विभाजित रहती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संघात्मक संविधान। तो सही है, केंद्र में सरकार अलग होती है, फिर राज्य में मुख्यमंत्री अलग होते हैं। वह जिसमें शक्तियाँ केंद्र और राज्यों में विभाजित रहती है तथा दोनों स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करती है। यह विभाजन इस प्रकार किया गया है जिसमें कि वे कार्य करने में अपने अपने क्षेत्र में पूर्णतः स्वतंत्र हों और साथ ही एक दूसरे के सहयोगी भी हों, न कि एक दूसरे के विरोधी। यानी कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्रियों को एक साथ, मतलब एक ही स्वतंत्र रूप से तो काम करेंगे लेकिन उनके विचार एक होंगे, एक साथ सहयोग होकर करेंगे, एक दूसरे के विरोधी नहीं बनेंगे। प्रोफेसर के.सी. वियर के मतानुसार भारतीय संविधान अर्धसंघीय संविधान है। तो यह भी पूछ सकता है कि किसके अनुसार भारतीय संविधान अर्धसंघीय संविधान है? तो प्रोफेसर के.सी. वियर के मतानुसार। डॉक्टर जेनिंग्स के अनुसार भारतीय संविधान एक ऐसा संघ है जिसमें केंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्ति है। ठीक है, तो हमने देखा कि एकात्मक संविधान जिसमें सारी शक्तियां एक ही सरकार में निहित होती है और संघात्मक संविधान जिसमें शक्तियां जो है केंद्र और राज्यों में विभाजित होती है और दोनों अपने अपने काम करने के लिए स्वतंत्र होते हैं।
आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा भारतीय संविधान एक ही महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, यह एक लिखित संविधान है। तो देखिए, हमारा संविधान एक लिखित संविधान है, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा है, यह अनुमेय है, इसे संशोधित किया जा सकता है, लेकिन यह अनम्य भी है, कुछ भाग के रूप में, यानी इसकी मूल संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता। तो यह भी सही है कि हमारे संविधान में संशोधन तो किए जा सकते हैं, लेकिन इसका जो मूल रूप है उसको बिगाड़ा नहीं जा सकता। तीसरा है, यह एकल है, क्योंकि केंद्र में अधिक शक्ति है, लेकिन यह संघीय भी है, क्योंकि शक्ति केंद्र और राज्य के बीच विभाजित है। तो यह भी सत्य है कि यह एकल है, केंद्र के पास अधिक शक्तियां प्राप्त होती है, लेकिन शक्तियों का विभाजन भी किया गया है केंद्र और राज्यों के बीच में। लास्ट है, इसे राज्य के राज्यपाल, सांसदों और विधायकों से संशोधित किया जा सकता है। तो नहीं, देखिए, इसको राज्य के राज्यपाल के द्वारा संशोधन नहीं किया जा सकता। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत के संविधान में भाग 20 के अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया से संशोधन किया जा सकता है। तो हमारे 368 अनुच्छेद में लिखा गया है कि इसमें संशोधन किया जा सकता है। और भाग कौन सा है? भाग 20 है। भारत में संविधान संशोधन के लिए भारत की संसद से भिन्न किसी अन्य संवैधानिक निकाय या जनमत संग्रह की व्यवस्था नहीं है। जनमत संग्रह मतलब जैसे कोई क्वेश्चन पूछा गया और हाथ उठाकर बता दिया गया कि कितने लोग इसमें सहमत हैं, तो जनमत संग्रह के द्वारा यह संविधान का संशोधन तो नहीं होता है। भारत में संविधान संशोधन का कार्य केवल भारत की संसद करती है। हमारे भारत में संविधान संशोधन कहाँ पर होता है? केवल और केवल संसद में ही होता है। संविधान में संशोधन हेतु विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि किसी से संविधान में संशोधन करना है तो उसको या तो लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में हम प्रस्तुत कर सकते हैं। संविधान संशोधन विधेयक को संसद के एक सदन में पारित होने के बाद वही विधेयक संसद के दूसरे सदन में 2/3 बहुमत से उसी रूप में पारित होना चाहिए। अगर संविधान संशोधन विधेयक संसद में प्रस्तावित किया जाता है तो जिस सदन में प्रस्तावित किया जाता है वहां पारित होने के बाद वह विधेयक दूसरे सदन में जाता है और वहां पर 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। इस प्रकार संविधान को राज्य के राज्यपाल, सांसदों व विधायकों के परामर्श से संशोधन नहीं किया जा सकता। जो हमारे राज्य में विधानसभा होते हैं और विधायक होते हैं, उनके सहमत से संशोधन इसको नहीं किया जा सकता है। केवल और केवल भारत की संसद में इसको, राज्यसभा या लोकसभा में इसको पारित किया जा सकता है और वहीं पर संशोधन जो है वह पारित होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया? आंसर है M.N. रॉय। M.N. रॉय ने सबसे पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव जो है प्रस्तावित किया था। चलिए जानते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर पहली बार वर्ष 1935 में एक संविधान सभा की मांग की थी। संविधान सभा का विचार M.N. रॉय के दिमाग की उपज थी। इनका नाम याद रखेंगे। M.N. रॉय ने सुझाव दिया था 1935 में कि हमारा एक संविधान सभा होना चाहिए। ब्रिटिश सरकार ने लिनलिथगो प्रस्ताव, या जिसको हम लोग अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं, इसको 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर संविधान सभा के गठन पर विचार की बात कही, लेकिन कोई निश्चित आश्वासन नहीं दिया था कि हम लोग संविधान सभा का गठन करेंगे। उसके बाद क्रिप्स मिशन, जो कि 1942 में ही सर्वप्रथम भारतीयों को संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया। संविधान सभा की मांग को सबसे पहले कब स्वीकार किया गया? 1942 में। फिर कैबिनेट मिशन 1946 के तहत संविधान सभा नवंबर 1946 में हमारे अस्तित्व में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उपसमिति के अध्यक्ष का नाम बताएं। आंसर है H.C. मुखर्जी। जो हमारे संविधान सभा में बहुत सारी समितियां बनाई गई थी,
तो उसके जो अल्पसंख्यक की उप समिति थी उसके अध्यक्ष जो थे वो थे H.C. मुखर्जी। H.C. मुखर्जी संविधान सभा में अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष थे। यह मद्रास प्रेसिडेंसी के एडवोकेट जनरल भी थे। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के 6 सदस्यों में से एक थे। मसौदा समिति बनाई गई थी जिसमें टोटल 6 सदस्य थे, जिसमें अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर भी शामिल थे। नेक्स्ट है पी पट्टाभी सीतारमैया संविधान सभा में हाउस कमेटी के अध्यक्ष थे। संविधान सभा में एक हाउस कमेटी भी थी जिसके अध्यक्ष कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया। नेक्स्ट है के.एम. मुंशी संविधान सभा में ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के अध्यक्ष थे। के.एम. मुंशी किसके अध्यक्ष थे? ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के। तो ये सब नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट है भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा डैश को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो हमने ये डिस्कशन कर लिया है कि भारत का संविधान संविधान सभा के द्वारा 26 जनवरी 1949 को पारित किया गया था, अपनाया गया था। और फिर कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। इसीलिए हम 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था या फिर पारित किया गया था। संविधान के 15 अनुच्छेद अर्थात अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 80, 388, 391, 392 तथा 393 को 26 नवंबर को ही लागू कर दिया गया था, जबकि जो बाकी शेष बचे अनुच्छेद थे उसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। यानी कुछ 15 अनुच्छेद ऐसे थे जिनको कि 26 नवंबर को ही लागू किया गया था, लेकिन जो बाकी शेष अनुच्छेद थे और पूरी तरीके से 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में लागू हो गया। नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? आंसर है कुल 15 महिला सदस्य थी हमारे भारतीय संविधान के सभा में। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। भारतीय संविधान सभा का निर्माण भारत के संविधान की रचना के लिए किया गया था। संविधान सभा का निर्माण किसके लिए किया गया था? तो भारत के संविधान को बनाने के लिए। संविधान सभा की कार्यवाही जो थी वह 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक से प्रारंभ हुई। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो संविधान सभा थी उसकी जो पहली बैठक थी वह कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें सच्चिदानंद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। उसके बाद जो दूसरी बैठक थी वह 11 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया। फिर आता है 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। यह भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू ने कब उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था? तो 13 दिसंबर 1946 को। इन सब डेट को याद रखना है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें स्थायी सदस्य के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया। फिर 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? आंसर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। फिर जब 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो इतनी जानकारी हमें मिल गई, इन सब के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, इसको हम याद रखेंगे। नेक्स्ट है ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसको कि प्रारूप समिति भी बोला जाता है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी या हम कहें प्रारूप समिति, इसके चेयरमैन कौन थे? तो इसके चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा के द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया तथा इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या क्या थी, हम लोग देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के को मिलाकर टोटल कितने लोग थे? 7 लोग थे। और अन्य कितने सदस्य थे? 6। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो अध्यक्ष हो गए। दूसरे जो व्यक्ति थे वह थे एन गोपाल स्वामी अयंगर। तीसरे थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव और डॉक्टर पी खेतान। अब इनकी मृत्यु हो गई, तो इसके बाद टी कृष्णामचरी को भी इसके सदस्य बनाया गया। तो इन सब का नाम याद रखेंगे। इसमें पूछ देगा कि 4 ऑप्शन दिए रहेगा और इसमें से कौन नहीं है या इनमें से कौन है करके, तो एक बार इसको रीड कर लीजिएगा, ऑप्शन आएगा तो याद आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है राजनैतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकारती है। यह जो कथन था वह किसका था? आंसर है प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने संविधान सभा के अंतिम भाषण में राजनैतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य समझाते हुए कहा था कि राजनैतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकार करती है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान अपने नागरिकों को डैश की समानता का वचन देता है। आंसर है प्रतिष्ठा और अवसर की। हमारा जो प्रस्तावना है उसको आप लोग एक बार याद करिएगा या फिर रीड कीजिएगा, उससे बहुत सारी जानकारियाँ हमको मिलती है। तो प्रस्तावना को सभी रीड करेंगे, उनसे भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर वही पूछा गया है कि भारतीय संविधान अपने नागरिकों को किस प्रकार की समानता का वचन देता है। तो उसमें लिखा हुआ है हमारे प्रस्तावना में कि प्रतिष्ठा और अवसर की समानता देता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में हैसियत जिसका होता है प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात की गई है। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में, जिसमें मौलिक अधिकार है, उसमें भी बोला गया है 14 से 18 में समानता का अधिकार। यह अधिकार अमेरिका संविधान से दिया गया है। तो इस क्वेश्चन से हमको इतनी जानकारियाँ मिलती है। आज हम इतने क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सभी वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखेंगे और अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट के माध्यम से भी हमें बताएंगे। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें वर्ग 1 दिया गया है, वर्ग 2 दिया गया है, जिसका मिलान करना है। इसमें प्रभुत्व संपन्न के लिए कौन सा सही होगा? प्रजातांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और भाईचारा के लिए। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें इनको मिलान करके सही करना है। तो चलिए हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जैसे प्रभुत्व संपन्न, जिसमें लोगों को बाह्य एवं आंतरिक मामलों में निर्णय लेने का सर्वोच्च अधिकार है। दूसरा है प्रजातांत्रिक, या फिर हम लोग लोकतांत्रिक भी कह सकते हैं। हमारे यहाँ लोकतांत्रिक सरकार चलती है, लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार ही आगे केंद्र में सरकार बनाती है।
लोगों को समान राजनीतिक अधिकार जो है वह प्राप्त है। धर्मनिरपेक्ष, जिसका अर्थ है नागरिकों को किसी भी धर्म को अपनाने की पूर्ण स्वतंत्रता है। वह अपनी इच्छा से कोई भी धर्म अपना सकता है, उसको किसी भी तरीके से बाध्य नहीं किया जाएगा। लास्ट है भाईचारा, सभी को एक परिवार के सदस्य के रूप में भाईचारा के साथ रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है? आंसर है प्रस्तावना। प्रस्तावना को भारत की संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है। संविधान की आत्मा प्रस्तावना को माना जाता है क्योंकि इसमें संपूर्ण संविधान जो है का मूल है वह निहित है। मतलब हमारे संविधान का जो सार है वह सब हमें प्रस्तावना में दिखाई देता है। प्रस्तावना को कहा जाता है कि भारतीय संविधान की कुंजी है, उसकी की पॉइंट है। उसमें भारत प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्दावली जो सबसे पहले हम भारत के लोग हैं जो स्टार्ट होता है वह कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। तो देखिए एक क्वेश्चन और आता है कि कौन से मौलिक अधिकार को बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है? तो वह अलग है। संवैधानिक उपचार जो है वह आर्टिकल 32 है, उसको संविधान की आत्मा कहा है। किसके द्वारा कहा गया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है किसको हम संविधान की आत्मा के रूप में मानते हैं? तो प्रस्तावना को। दोनों क्वेश्चन का डिफरेंस समझेंगे। वह कथन जो है बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा बोला गया कथन है। ठीक है, तो यह दोनों हमको याद रखना है। नेक्स्ट, अब हम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वह उससे संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संविधान संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक भाग के रूप में उल्लेखित है? आंसर है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा जो है वह अनुच्छेद 51 में दिया गया है। किसमें? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। तो चलिए इसके बारे में और भी कुछ जानकारी हम लोग देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा अनुच्छेद 51 को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में है। भारत संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन कौन से भाग में है? भाग 4 में है, जो अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो क्वेश्चन पूछता है कि हमारे जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है इसको हमने कहाँ के संविधान से अपनाया है? तो आयरलैंड के संविधान से अपनाया है। और हमारे जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है वह कौन से भाग के अंतर्गत आता है? भाग 4 के अंतर्गत आता है, जिसमें टोटल 36 से 51 अनुच्छेद तक के हैं। भाग 3 में मौलिक अधिकार है जो कि 12 से 35 है, और 35 के बाद ही हमारा मौलिक अधिकार के बाद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वह चालू हो जाते हैं। तो जो अनुच्छेद 51 है जो लास्ट अनुच्छेद है नीति निर्देशक सिद्धांत के, उसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात को कही गई है। ठीक है, और नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वह राज्य के द्वारा लगाया जाता है, और यह करने इस सभी जितने भी नीतियाँ बताई गई इसको करने के लिए राज्य जो है वह बाध्य नहीं होता है। ठीक है, उस राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को लेकर के हम लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन हमारे जो 6 मौलिक अधिकार है उसका हनन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वह राज्य लागू करे या ना करे वह उसके लिए स्वतंत्र होता है। ठीक है, जिसको कि हम लोग लेकर के सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। तो इतनी बात को हमें समझना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत से संबंधित है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 14, जिसमें ग्राम पंचायतों का समूह लिखा गया है।
चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। संविधान के भाग 9 में यह दिया गया है। और कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 243 से 243 न तक के तहत पंचायतों से संबंधित प्रावधान जो है वह लिखे गए हैं। तो हमें यहाँ पर कितनी बातें याद रखनी है? जिसमें पंचायतों का गठन बोले या पंचायतों का समूह, वह कौन से अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 40 में आता है। और वह भाग कौन सा है? भाग 9 में। कौन से अनुच्छेद है? अनुच्छेद नंबर 243 से 243 न तक के तहत पंचायत से संबंधित प्रावधान जो है वह भी लिखे गए हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया है? आंसर है मुफ्त कानूनी सलाह। मुफ्त कानूनी सलाह को क्या किया गया है? संविधान के बाद जोड़ा गया है। मतलब कोई संविधान का संशोधन किया होगा, उसके तहत जुड़ा होगा। तो हम लोग इसकी जानकारियाँ आगे देखते हैं। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1940 के द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्न बातों को जोड़ा गया है। तो अनुच्छेद 39 क में मुक्त कानून व्यवस्था को जोड़ा गया है। अनुच्छेद 48 में के क में वन्य एवं वन्य जीवों की सुरक्षा को जोड़ा गया है। और अनुच्छेद 43 क में प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी को जोड़ा गया है। जबकि समान नागरिक संहिता मूल संविधान में ही था। ग्राम पंचायतों का गठन वह भी मूल संविधान में था और गोवध निषेध यह भी मूल संविधान में था। लेकिन मुक्त कानून की सलाह को संविधान संशोधन 42वां हुआ था 1946 में, उसके तहत में जोड़ा गया है। तो ये 3 अनुच्छेद को हम लोग याद रखेंगे कि इसको मूल संविधान में नहीं था, लेकिन संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, यह क्या है? मौलिक अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, या मौलिक कर्तव्य है, या हमारा आर्थिक अधिकार है? आंसर है यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है, जिसमें कहा गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन जो है वह देना जरूरी है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, पुरुषों को ज़्यादा वेतन दिया जाता है महिलाओं की अपेक्षा। तो इसके लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट तो नहीं जा सकते। बस ये कि राज्य का ये एक नीति निर्देशक सिद्धांत है जिसको कुछ हद तक राज्य जो है वह पालन करेगा। ठीक है, तो देखते हैं, समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में उल्लेखित है। अनुच्छेद 39 घ में उपबंधित है कि राज्य अपनी नीति का इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से सभी पुरुषों तथा स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन हो। यह मूल अधिकार नहीं है, किंतु एक संवैधानिक लक्ष्य है जिसको हमें प्राप्त करना है। लेकिन यह होता नहीं है। मैंने जैसा कि बताया कि पुरुषों को अधिक वेतन दिया जाता है और स्त्रियों को कम, जबकि दोनों समान कार्य करते हैं। लेकिन पुरुषों की एफिशिएंसी को ज़्यादा माना जाता है स्त्रियों की अपेक्षा। तो यह हमारे मूल अधिकार तो है नहीं जिसको कि लेकर के हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जाएं। यह एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है और एक लक्ष्य है जिसको हमें आगे चलकर प्राप्त करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिष्ठित है? आंसर है राज्य की नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को बनाया ही इसलिए गया है कि हम एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर सकें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में जितने भी सिद्धांत दिए गए हैं, जितने भी बात कही गई है, उसको प्राप्त करने का लक्ष्य रखना चाहिए, जिससे कि एक कल्याणकारी राज्य का जो है निर्माण हो सके। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। यह संविधान में भाग 4 के तहत अनुच्छेद 36 से 51 तक है।
इसको रट जाना चाहिए कि यह कौन से भाग में है, भाग 4 में है, और कौन से अनुच्छेद आते हैं, अनुच्छेद 36 से 51 तक के अनुच्छेद इसमें आते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? आंसर है 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ये हमारे नीति निर्देशक तत्व में नहीं आते हैं। बाकी मद्य निषेध, गौ संरक्षण, पर्यावरण का संरक्षण, यह सभी हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं। तो आगे हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अनुच्छेद 45 के अनुसार राज्य इस संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष के भीतर और सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। परंतु 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 2002 को हुआ था, इसके द्वारा इसे अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत मूल अधिकारों की श्रेणी में शामिल कर दिया गया है। तो जो अब 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए, यह अब एक मौलिक अधिकार बन चुका है। और कब बना ये? 86 संविधान संशोधन हुआ था और जो कि 2002 में हुआ था। इसी के तहत इसको अनुच्छेद 21 क में रखा गया है। अब यदि 14 वर्ष तक के किसी बच्चे को अगर निःशुल्क शिक्षा मिलती है तो वह अपने इस बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, ठीक है, क्योंकि अब यह उसके मौलिक अधिकार की बात है। नेक्स्ट है, अब हम मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है? आंसर है अनुच्छेद 23वां, जो कि ऑप्शन 1 में लिखा गया है। भारतीय संविधान का 23वां अनुच्छेद मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम पर प्रतिषेध लगाता है। इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय है। यह अनुच्छेद भारत के नागरिकों को प्रदत्त मूल अधिकारों में से एक है। हमारा अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार बोला गया है, जिसमें अनुच्छेद 23 में जो मानव की खरीद बिक्री होती है, बालकों को मजदूरी कराई जाती है जबरदस्ती, उसके संबंध में है अनुच्छेद 23। तो हमारा जो शोषण के विरुद्ध जो अनुच्छेद है वह दो अनुच्छेद कौन कौन सी है? अनुच्छेद 23 और 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के सामने समानता से संबंधित है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 14। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का अधिकार बोला गया है, जिसके अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यानी कानून जो है वह सबके लिए समान है और कानून के लिए हम सब एक समान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की बात करता है? आंसर है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार में हम अल्पसंख्यकों की संरक्षण के हित की बात करते हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों, रीति रिवाजों की रक्षा के लिए तैयार किए गए हैं। संविधान के 2 अनुच्छेद सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों की रक्षा करता है, जिसमें कौन कौन से अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद 29, जिसमें अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा बताया गया है। अनुच्छेद 30 में बोला गया है कि शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने के लिए अल्पसंख्यकों के पास अधिकार है। अल्पसंख्यक अपने लिए शैक्षणिक संस्थान जो है वह ओपन कर सकते हैं, स्थापना कर सकते हैं। तो जो अल्पसंख्यक है उनके लिए जो मौलिक अधिकार है वह सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार के अंतर्गत आता है, जिसमें 2 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 29 और 30।
आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण संविधान स्वीकृति मूलभूत अधिकारों का उदाहरण नहीं है? पहला है, बिहार से कुछ श्रमिक आजीविका हेतु महाराष्ट्र जाते हैं। ठीक है। क्रिश्चियन मिशनरी स्कूलों की एक श्रृंखला स्थापित करते हैं। यह भी सही है। माँ बाप की संपत्ति के उत्तराधिकारी उनके बच्चे होते हैं। यह कहीं पर नहीं है। नेक्स्ट है, सरकारी संस्थानों में समान पदों पर काम करने वाली महिलाओं को पुरुष कर्मचारियों के समान वेतन मिलना चाहिए। तो यह भी हमने देखा था कि यह समान वेतन मिलना चाहिए, यह हमारे नीति निर्देशक में बात कही गई है। तो जो मूलभूत अधिकार है वह कौन सा नहीं है कि माँ बाप की संपत्ति के उत्तराधिकारी उनके बच्चे ही होंगे, यह उनका मूलभूत अधिकार नहीं है। तो आगे हम इसके बारे में जानते हैं। भारतीय संविधान सभी नागरिकों के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से बुनियादी अधिकार देता है। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है, जो न्यायालय में वाद योग्य है, यानी कि लड़ाई के योग्य है। किसी का मौलिक अधिकार हनन होता है तो वह उस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, मतलब केस लड़ सकता है, इसलिए इसको कहा गया है वाद योग्य है। इनकी व्याख्या अनुच्छेद किसमें है? अनुच्छेद 12 से 35 तक है। और कौन से भाग में है? भाग 3 में है। अनुच्छेद 15, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 में यही बोला गया है। अनुच्छेद 19 के अनुसार देश के किसी क्षेत्र में निवास करने या बसने की स्वतंत्रता है। आप चाहे तो देश के कहीं भी जाकर के निवास कर सकते हैं। आप महाराष्ट्र जा सकते हैं, आप गुजरात जा सकते हैं, आप बिहार जा सकते हैं, इसमें कोई भी आपको रोक नहीं सकता। अनुच्छेद 30 में कहा गया है कि कोई भी अल्पसंख्यक अपनी मनपसंद की शैक्षिक संस्था चला सकता है। सरकार उसे अनुदान देने में किसी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। सरकार यह नहीं बोलेगी कि तुम क्रिश्चियन हो तो हम तुम्हें नहीं देंगे, या तुम मुसलमान हो तो हम तुम्हें नहीं देंगे, या तुम हिंदू हो तो हम तुम्हें नहीं देंगे करके। सरकार सभी को समान अधिकार देगी और कोई भी जिसका जो अल्पसंख्यक धर्म है, जिसकी संख्या कम है, वह अपने धर्म के लिए या सभी के लिए स्कूल, कॉलेज, संस्था खोल सकती है। ठीक। नेक्स्ट है अनुच्छेद 15, विकल्प डी की व्याख्या है। अनुच्छेद ई जो है वह विकल्प ए की व्याख्या तथा अनुच्छेद 30 विकल्प बी की व्याख्या। स्पष्ट है कि विकल्प सी जो है मौलिक अधिकार नहीं है, जो इस क्वेश्चन के बारे में बता रहा है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन ए, बिहार से कुछ श्रमिक आजीविका हेतु महाराष्ट्र जा सकते हैं। तो हमने देखा कि हम देश के किसी भी जगह में जा सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता हमें है। दूसरा, क्रिश्चियन मिशनरी स्कूलों की एक श्रृंखला स्थापित करते हैं। तो देखिए, क्रिश्चियन स्कूल हैं हमारे देश में बहुत सारे, लेकिन उसमें ये तो नहीं बोला जाता है कि हिंदू यहाँ पर आकर नहीं पढ़ेंगे करके। ठीक है, तो वो भी सरकार इनको मना भी नहीं करेगी कि आप स्कूल कॉलेज नहीं खोल सकते, यह भी खोल सकते हैं। माँ बाप की संपत्ति के उत्तराधिकारी उनके बच्चे ही होते हैं, ऐसा कोई भी मौलिक अधिकार में यहाँ पर नहीं लिखा गया है। और सरकारी संस्थाओं में समान पदों पर काम करने वाली महिलाओं को पुरुष कर्मचारी के समान ही वेतन मिलता है। तो हमने भी देखा है कि जो कोई भी पोस्ट होती है उसमें या महिला हो या पुरुष हो तो उनको समान वेतन दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने किसे विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है? आंसर है उच्चतम न्यायालय, जिसको कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने उच्चतम न्यायालय को विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है, यानी कि मौलिक अधिकारों का संरक्षण करने वाला कौन है? उच्चतम न्यायालय है। मौलिक अधिकार वे अधिकार, अब देखिए हम मौलिक अधिकार किसको बोलते हैं इसके बारे में हमें यहाँ पे बताया गया है। वे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक तथा अनिवार्य होने के लिए संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं तथा जिनमें राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता, मौलिक अधिकार कहलाता है। जैसे वे मौलिक अधिकार हैं जो हमें संविधान ने शुरू से हमें दिए हैं, ठीक है, और हमारे जीवन जीने के लिए जो कि बहुत ही अनिवार्य है। इसका शोषण कोई भी नहीं कर सकता, ना कोई व्यक्ति कर सकता है, ना कोई राज्य कर सकता है। तो मौलिक अधिकार जो है वो हमारे नागरिकों के लिए बहुत ही आवश्यक है।
और यदि कोई हस्तक्षेप करना चाहे या मौलिक अधिकार को छीनना चाहे तो वह व्यक्ति उसके लिए मौलिक अधिकारों के लिए अपने उच्चतम न्यायालय पर जा सकता है और उच्चतम न्यायालय उसके मौलिक अधिकारों के संरक्षण का उत्तरदायित्व निभाएगा, उसको संरक्षित करेगा। मौलिक अधिकार न्याय योग्य अर्थात न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होते हैं। साधारणतः संवैधानिक प्रक्रिया के अलावा इनमें संशोधन नहीं किया जा सकता। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों को स्थान दिया गया है। इनमें इनकी संख्या कितनी है? 6 मौलिक अधिकार हैं। संपत्ति के अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, जिसके द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से इसको हटा करके एक लीगल जो है अनुच्छेद में रख दिया गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से कब हटाया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 में। और अब हमारे पास कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। तो ये छोटी छोटी बातें होती है जिसको हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत कौन सी चीज़ें आती है? आंसर है, जो हमारे संवैधानिक उपचार का अधिकार है वह हमारा मौलिक अधिकार है। तो आगे देखते हैं इसके बारे में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार मौलिक अधिकार के तहत आता है। इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा रीट जारी किया जाता है। और ये रीट कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती हैं, जिसमें पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। दूसरा है परम आदेश मैंडेमस। तीसरा है अधिकार परीक्षा क्यो वारंटो। चौथा है प्रतिषेध प्रोहिबिशन। लास्ट है उत्प्रेषण सट्योरी। ठीक है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंदर यदि आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं तो उसको 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत करना ज़रूरी होता है। कोई भी पुलिस किसी को बंदी बनाकर हमेशा के लिए नहीं रह सकती, उसको 24 घंटे के अंदर वो उसको न्यायालय में पेश करेगा। अधिकार परीक्षा, किस अधिकार से? यदि कोई व्यक्ति बिना किसी एग्ज़ाम पास किए या किसी भी तरीके से मान लो कोई पोस्ट में चला जाता है तो उसको नोटिस दिया जा सकता है कि आप किस अधिकार से इस पोस्ट पर आए हैं। ठीक है, परम आदेश मैंडेमस उच्चतम न्यायालय जारी करता है उच्च न्यायालयों के लिए या किसी भी छोटे न्यायालय जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उनके लिए। चौथा है प्रतिषेध प्रोहिबिशन, जिसको कि कोई भी न्यायालय जो है वह अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर अगर कोई कानून के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए वो आदेश देता है तो उसको जो उच्चतम न्यायालय है वह उसे रोक सकता है। ठीक है, तो ये बातें हैं। नेक्स्ट है 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे? आंसर है 10। 42वें संविधान संशोधन किया गया था जिसके तहत 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य हमारे मूल संविधान में नहीं थे, बाद में जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन में। तो इसके बारे में चलिए हम जानते हैं कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। अब देखिए, जो हमारा मौलिक कर्तव्य है उसको किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर। कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। उसमें कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 10 मौलिक कर्तव्य हैं। और मौलिक कर्तव्य को कौन से संविधान से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है।
2002 में 66वें संविधान संशोधन द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया, जिसमें प्रत्येक माता पिता या अभिभावक को यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य सौंपा गया कि उनके 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। 14 वर्ष की बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा लेना पड़ेगा, ले सकते हैं या दिया जाएगा। यह एक मौलिक अधिकार है जिसको 86 संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत जोड़ा गया था। लेकिन इसी संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्य में एक और चीज़ जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। यह उनके माता पिता का कर्तव्य होगा कि वह उनके बच्चों को शिक्षा दिलाएं। ठीक, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस भाग में रखा गया है? भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के तहत जोड़ा गया है। अब देखिए, भाग 4 में तो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं, जिसमें 36 से 51 तक अनुच्छेद हैं और 51 क में ही और 4 क में इसे जोड़ा गया है। किसको? मौलिक कर्तव्य को। कब? 42वें संविधान संशोधन में। कौन से ईयर में हुआ था? 1976 में। नेक्स्ट है, मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो अब कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11, क्योंकि 10 तो कब जोड़ा गया था? 10 जोड़ा गया था जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, तब 10 जोड़ा गया था। और फिर 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें एक और जो है वह मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। तो कितने हो गए? टोटल 11 हो गए, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा को का अवसर दिया गया और यह कर्तव्य उनके माता पिता का होगा, यह कहा गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद 51A को संविधान में कब शामिल किया गया था? आंसर है 42वां संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों को 51A में शामिल किया गया। अब जो 42वां संविधान संशोधन हुआ तो उस समय ईयर क्या था? 1976। 42वां संविधान संशोधन में बहुत सारी चीज़ें हमारे संविधान में ऐड किया गया, जिसके लिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान भी कहा जाता है। ठीक, इतनी बातें याद रखेंगे। अब देखिए, मौलिक जो हम कर्तव्य हैं उनको तो 51A में रखा गया है, लेकिन जो 36 से 51 तक के अनुच्छेद हैं उसमें क्या है? हमारा नीति निर्देशक सिद्धांत है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। और जो मौलिक कर्तव्य है वो तो हमारे मूल संविधान में नहीं था, इसको संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। और कौन सी समिति के अनुशंसा पर इसको जोड़ा गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। इतनी बातें याद रखेंगी। हमारे पास टोटल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। लेकिन 42वां संविधान संशोधन जब हुआ था उस समय 10 ही मौलिक कर्तव्य हमारे लिए दिए गए थे। तब 11वां जो मौलिक कर्तव्य है उसको कब जोड़ा गया? तो 11वां जो था उसको 86वां संविधान संशोधन किया गया था 2002 में, उसमें जोड़ा गया था। उसमें मौलिक कर्तव्य कौन सा जोड़ा गया? उसमें कहा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अवसर देना चाहिए। यह कर्तव्य जो है वह उनके माता पिता का होगा। ठीक है, लेकिन 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार जो है वह मौलिक अधिकार है उनका। ठीक, तो इतनी सब बातें हमें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? आंसर है 11 मूल कर्तव्य दिए गए हैं। हमने इसको तो डिस्कस कर ही लिया है, तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था? आंसर है
स्वर्ण सिंह समिति, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर मूल कर्तव्यों को हमारे संविधान में शामिल किया गया है। और 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 हुआ था, उसी में इसको शामिल किया गया है। 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान के रूप में भी हम जानते हैं, क्योंकि 42वां संविधान संशोधन में हमारे संविधान में बहुत सारी चीज़ें ऐड हुई हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक की संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया है? आंसर है स्वर्ण सिंह समिति। आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। इसको अलग अलग तरीके से घुमा के पूछा गया है और विभिन्न एग्ज़ामों में पूछा गया है। आप ईयर देख भी रहे होंगे कि कौन कौन से एग्ज़ाम में यह पूछा गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और इन सब बातों को हम याद रखेंगे। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी के द्वारा भारत के संविधान में जोड़ा गया। बलवंत राय मेहता समिति जो थी, उनके आधार पर पंचायती राज को जोड़ा गया था। और अयंगर समिति जो थी, उसके आधार पर केंद्रीय संगठन के पुनर्गठन से, तथा ठक्कर आयोग जो थी वह इंदिरा गांधी हत्याकांड से संबंधित थी। इंदिरा गांधी हत्याकांड मामले के लिए एक आयोग बिठाया गया था, जांच आयोग, जिसका नाम था ठक्कर आयोग। पंचायती राज जो समिति थी, उसको बलवंत राय मेहता समिति ने सुझाव दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से हमको बताना है कि कौन सा हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। फर्स्ट है लोक चुनाव में वोट डालना। लोक चुनाव में वोट डालना हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। बाकी वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञान अर्जन की भावना को विकसित करना हमारा मौलिक कर्तव्य है। लोक संपत्ति की सुरक्षा करना हमारा मौलिक कर्तव्य है। संविधान को मानना एवं इसके आदर्शों की कद्र करना, यह भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। आगे एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत लोक चुनाव में वोट डालना मौलिक कर्तव्य नहीं है, जबकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञान अर्जन की भावना विकसित करना, लोक संपत्ति की सुरक्षा करना तथा संविधान को मानना और इसके आदर्शों की कद्र करना हमारा मौलिक कर्तव्य है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत रखा गया है। इसे स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या अब कितनी है? 11 है। तो यह बार बार रिपीट हो रहा है, क्वेश्चन के साथ ही आपको याद हो जाना चाहिए, वीडियो देखते देखते ही याद हो जाना चाहिए। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब हमारी संसदीय प्रणाली है, उनसे संबंधित क्वेश्चन जो है हम यहाँ पर देखने वाले हैं। क्वेश्चन है, राज्यसभा की विशेष शक्ति इस आशय का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के अनुच्छेद डैश में दिया गया है कि वह राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सके। आंसर है ऑप्शन नंबर डी 249 अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर दे कि राज्य सूची का अमुक विषय, अमुक मतलब कोई सा भी विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तो संसद उस विषय के संबंध में संकल्प के प्रवृत्त रहने तक भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के लिए विधि बनाने का अधिकार प्राप्त हो सकता है। हमारे संविधान में 3 अनुसूचियां हैं, है ना, मतलब 8वीं टोटल तो 12 अनुसूची है, लेकिन 3 सूची है जिसमें राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची है। ठीक है, तो उसमें जो राज्य सूची के विषय हैं उसके संबंध में भी संसद क्या करती है? कानून बना सकती है।
यदि उसमें 2/3 बहुमत से अगर वह पास हो जाए तो। इसी के बारे में पूछा है और अनुच्छेद 249 में इसी के बारे में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद डैश के प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी 108 अनुच्छेद के तहत। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अनुच्छेद 108 के अनुसार यदि किसी साधारण विधेयक के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो मतभेद दूर करने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं और विधेयक पर अंतिम निर्णय बहुमत के आधार पर ही होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि संयुक्त अधिवेशन कौन से अनुच्छेद के तहत होता है, तो वह 108 अनुच्छेद के तहत होता है। और यह जो संयुक्त अधिवेशन होता है उसको बुलाता कौन है, तो उसको राष्ट्रपति कंडक्ट कराते हैं, राष्ट्रपति बुलाते हैं। और जब संयुक्त अधिवेशन होता है तो उस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो उस अधिवेशन की अध्यक्षता हमारे लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वह उसकी अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में डैश के पास वोट डालने का अधिकार होता है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्पीकर के पास। यदि लोकसभा में किसी विषय पर मतदान चल रही हो और उस समय दोनों ही पक्ष के पास बराबर बराबर वोट हों तो इस स्थिति में टाई की स्थिति बन जाती है। अब टाई हो गया तो क्या होगा कि लोकसभा के जो स्पीकर हैं वह अपना वोट देंगे, तो उनका वोट जो होगा वो निर्णायक वोट होगा क्योंकि दोनों पक्ष के पास तो इक्वल हो गए। अब स्पीकर जिस सदस्य के लिए जिस चीज़ के लिए वोट देंगे वहाँ एक वोट अधिक हो जाएगा, तो वह इसलिए स्पीकर के वोट को हम लोग निर्णायक वोट के नाम से भी जानते हैं। तो ठीक है, टाई की स्थिति में कौन वोट करेगा, स्पीकर वोट करेंगे, जिसको निर्णायक वोट कहा जाता है। चलिए एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में स्पीकर के पास वोट डालने का अधिकार जो है वह कौन से अनुच्छेद के तहत है, अनुच्छेद 101 के तहत। लोकसभा स्पीकर दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधी प्रश्नों का निर्णय करता है। नेक्स्ट है, लोकसभा स्पीकर लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। इसके बारे में अभी मैंने बताया है कि जब लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त अधिवेशन होती है जिसको राष्ट्रपति बुला सकते हैं और वह कौन से अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 108 के तहत, तो इस समय अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा के जो भी स्पीकर रहेंगे वह इसकी अध्यक्षता करेंगे। नेक्स्ट है, लोकसभा स्पीकर भारतीय संसदीय समूह के पदेन सभापति के रूप में काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को नियति से वादा ट्रस्ट विद डेस्टिनी शीर्षक भाषण कहाँ से दिए थे। आंसर है संविधान सभा से उन्होंने भाषण दिए थे। कब, 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को। उनके भाषण का जो शीर्षक था वह क्या था, ट्रस्ट विथ डेस्टिनी, जिसको कि उन्होंने संसद या संविधान सभा से भाषण दिया था। ट्रस्ट विथ डेस्टिनी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया भाषण था जो संविधान सभा में 14 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि को दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं थे। कार्यवाहक राष्ट्रपति कब बनाए जाते हैं, यदि कोई राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है तो उस समय कार्यवाहक राष्ट्रपति उनके पद को देखते हैं, तो उसी के समय को कार्यवाहक राष्ट्रपति कहा जाता है। चलिए देखते हैं कौन है। आंसर है इनमें से जो जाकिर हुसैन थे वे कार्यवाहक जो थे राष्ट्रपति नहीं थे। आगे देखते हैं। भारत के डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। उनका कार्यकाल 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक था। ये राष्ट्रपति थे लेकिन कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं थे।
आगे देखते हैं वी गिरी। ये क्या थे? कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। कब से कब तक? 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 ईस्वी तक कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे थे। यह भारत के चौथे राष्ट्रपति बने जिनका कार्यकाल 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक रहा। इन्होंने जब जाकिर हुसैन अपने पद से इस्तीफा दिए तो उस समय वी गिरी क्या थे? उपराष्ट्रपति थे। तो इन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया, लेकिन इनको भी राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनना था तो इन्होंने भी फिर इस्तीफा दे दिया और फिर ये अगले राष्ट्रपति चुनकर आए, क्योंकि तीसरे तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, चौथे हमारे वी गिरी राष्ट्रपति बने। तो यह भी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कर चुके थे। नेक्स्ट है न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह। यह भी एक कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। अब देखिए, यदि राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है तो उस समय जो उपराष्ट्रपति होंगे वह क्या करेंगे? कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभालेंगे। लेकिन डॉक्टर जाकिर हुसैन के इस्तीफे के बाद वी गिरी ने भी इस्तीफा दे दिया, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का ही पद उस समय खाली हो गया था। तो अब किसको बनाया जाएगा? जो उस समय के न्यायमूर्ति थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह, इन्हीं को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। तो यह भी कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए गए। और ये सवाल पूछता है कि अब तक पहली बार ऐसा हुआ था कि जिस समय किसी जज को, न्यायमूर्ति को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था। नेक्स्ट है बी.डी. जत्ती। बी.डी. जत्ती भी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कर चुके हैं। कब से कब तक? 11 फरवरी 1977 से 25 अगस्त 1977 का। तो आंसर है डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं थे। बाकी जो तीनों हैं वी गिरी, न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह और बी.डी. जत्ती, तीनों ही कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कर चुके हैं। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? आंसर है उपराष्ट्रपति को। सबसे पहले तो ये बात है कि राष्ट्रपति क्या अपने कार्यकाल पूरे होने से पहले ही इस्तीफा दे सकते हैं? तो बिल्कुल, राष्ट्रपति अपने कार्यकाल को पूरा करने से पहले भी अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। लेकिन जब वो अपना इस्तीफा देंगे, त्यागपत्र देंगे, तो वह किसके हाथों में देंगे? उपराष्ट्रपति के हाथों में। और उपराष्ट्रपति क्या करेगा? इसकी सूचना लोकसभा के स्पीकर जो होंगे उनको देगा। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यदि भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पूर्व अपने पद का त्याग करना चाहता है तो वह अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। बात समझ में आ गई? तो आगे बढ़ते हैं। अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? आंसर है, यह जो शक्ति होती है वह भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। आइए समझते हैं। अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषणा करने की जो शक्ति होती है वह भारत के राष्ट्रपति के पास होता है, जिसका उल्लेख संविधान की 5वीं अनुसूची में किया गया है, जिसके अनुसार राष्ट्रपति को संबंधित राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श कर किसी अनुसूचित क्षेत्र की सीमाओं व नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं, अगर राज्य है असम, असम को अगर अनुसूचित जाति क्षेत्र घोषित करना है, राष्ट्रपति को लगता है कि इस क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति की संख्या ज़्यादा है और वह उस क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित करना चाहते हैं, तो वह 5वीं अनुसूची में अपना जो भी घोषित करते हैं, जो भी परिवर्तन होता है उसको उसके तहत लिख सकते हैं और वह अपने राज्यपाल के साथ परामर्श करके उनकी नाम और सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं। तो यह शक्ति किसके पास होती है? भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? आंसर है 12। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामित कर सकते हैं। और लोकसभा में कितने कर सकते हैं? लोकसभा में 2 सदस्यों को नामित कर सकते हैं। और यह जो आंग्ल भारतीय होते हैं वो हो गया, यह कला साहित्य के क्षेत्र से आते हैं, उनको मनोनीत करना होता है, ये सब क्षेत्र से ये मनोनीत करते हैं।
एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं कि राष्ट्रपति को अनुच्छेद 80 क के तहत राज्यसभा में 12 ऐसे व्यक्तियों को मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त है जो साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान व अनुभव रखता हो। भारतीय संविधान में यह जो प्रक्रिया है, यह नामित करने की जो प्रक्रिया है, वह कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इस बात को याद रखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। मृत्यु दंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसको होता है? क्या प्रधानमंत्री को होता है, राष्ट्रपति को होता है, मुख्य न्यायाधीश को होता है, या भारत के महान न्यायवादी को होता है? आंसर है, यह जो अधिकार है और यह जो शक्ति है वह केवल और केवल राष्ट्रपति को ही होता है। और यह कौन से अनुच्छेद में लिखा है? अनुच्छेद 72 में लिखा है। आइए देखते हैं। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति को स्पष्ट किया गया है। राष्ट्रपति किसी सिद्ध दोष ठहराए गए व्यक्ति के दंड को क्षमा कर सकते हैं या फिर उनके जो जितने साल की उनको सजा दी रहेगी उस साल को भी कम कर सकते हैं या फिर स्थगित कर सकते हैं। राष्ट्रपति मृत्यु दंड को भी पूरी तरीके से क्षमा कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को न्यायालय के द्वारा मृत्यु दंड दिया गया है तो उसको भी राष्ट्रपति क्या है? क्षमा कर सकते हैं यदि वो चाहें तो। ठीक है, तो यह मृत्यु दंड को भी क्षमा करने का अधिकार हमारे राष्ट्रपति के पास होता है। नेक्स्ट है, नीलम संजीव रेड्डी भारत के डैश राष्ट्रपति थे? आंसर है, नीलम संजीव रेड्डी हमारे भारत के 6वें राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक रहा। सन 1977 के आम चुनाव में जब इंदिरा गांधी की पराजय हुई उस समय नवगठित राजनीतिक दल जनता पार्टी ने इसको राष्ट्रपति का प्रत्याशी बनाया। ये भारत के पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति थे। ठीक है, नाम याद रखेंगे। नीलम संजीव रेड्डी 6 नंबर के राष्ट्रपति थे और क्या थे? गैर कांग्रेसी थे। पहले ऐसे राष्ट्रपति जो गैर कांग्रेसी थे। और फिर नीलम संजीव रेड्डी जो है निर्विरोध चुने जाने वाले भी राष्ट्रपति थे। इसको भी याद रखेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना अनुच्छेद 72 को क्या कहा जाता है? किस नाम से जाना जाता है? आंसर है, इसको क्षमादान के नाम से जाना जाता है। भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत भारत के किसी भी न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा को कम करने की क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। जब राष्ट्रपति द्वारा दंड का चरित्र बदले बिना सजा की मात्रा को कम कर दिया जाता है तो इसे परिहार या क्षमादान या रेमिशन कहते हैं। यानी कि उसकी जो भी जिसके तहत सज़ा सुनाई गई है उस सज़ा को ना बदल करके उसको कम कर दिया जाता है तो इसी को कहा जाता है। जैसे किसी व्यक्ति को 10 साल का सश्रम कारावास दिया गया है और उसे राष्ट्रपति द्वारा 5 साल के सश्रम कारावास में बदल दिया जाता है। ठीक है, यही उनका क्षमादान है। नेक्स्ट है, श्री रामनाथ कोविंद भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? आंसर है 14 नंबर के 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के 13वें राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी थे। श्रीमती प्रतिभा पाटिल देवी सिंह पाटिल भारत की 12वीं तथा देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल क्या थी? प्रथम महिला राष्ट्रपति थी हमारे देश की। और कौन से नंबर की थी? 12वें नंबर की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रामनाथ कोविंद को वर्ष 2017 में भारत के डैश राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। तो हमने देखा कि इनको 14th राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। 13 कौन थी? प्रणब मुखर्जी थे। 12वें नंबर की कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, जो कि हमारे देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? आंसर है 5 वर्ष का। हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं उनका जो कार्यकाल है वह 5 वर्ष का होता है।
आगे एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष का होता है, परंतु वह इसके पूर्व भी अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकते हैं। ये तो अपनी मर्जी से त्याग पत्र दे सकते हैं, लेकिन इनके अलावा भी संविधान के अतिक्रमण पर महाभियोग प्रक्रिया द्वारा भी 5 वर्ष से पूर्व राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। यदि राष्ट्रपति अपनी जो कार्य है उसको सही ढंग से नहीं कर रहे हैं या किसी चीज़ का हनन कर रहे हैं तो संसद के द्वारा महाभियोग लगाया जाता है उन पर, और महाभियोग की प्रक्रिया से भी उनको हटा दिया जाता है। या फिर राष्ट्रपति अपनी स्वेच्छा से ही अपने कार्यकाल से पहले ही अगर उनको लग रहा है कि मुझे त्यागपत्र दे देना चाहिए तो भी वह अपनी स्वेच्छा से त्यागपत्र दे करके भी अपने पद से मुक्त हो सकते हैं। तो यह तीनों प्रक्रिया है, या तो पूरी 5 साल तक अपने कार्यकाल पूरा कर सकते हैं, या अपने त्यागपत्र दे सकते हैं, या महाभियोग के द्वारा उनको उनके पद से हटा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभी सदस्य उपयुक्त में से कौन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के नियमानुसार एकल संक्रमणीय के मत के माध्यम से गुप्त मत द्वारा किए गए मतदान से चुना जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति होते हैं उनको अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली या एकल संक्रमणीय मत के माध्यम के अनुसार चुना जाता है। एक्सप्लेनेशन में हम लोग आते हैं, समझते हैं। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के नियमानुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से गुप्त मत के द्वारा किए गए मतदान द्वारा होता है। ऐसा संविधान के अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के लिए तथा अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति के लिए इसमें स्पष्ट दिया गया है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व का अर्थ समान अनुपात में प्रतिनिधित्व से है। एकल संक्रमणीय जो प्रणाली है उससे तात्पर्य है कि एक से अधिक उम्मीदवार होने पर मतदाताओं द्वारा मतदान वरीयता क्रम में दिया जाता है। तो हमने समझा कि जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व बोला गया है उसका अर्थ है कि समान अनुपात में प्रतिनिधित्व, और दूसरा शब्द है एकल संक्रमणीय प्रणाली, जिसमें हम एक से अधिक उम्मीदवार को उनके वरीयता क्रम में वोट दे सकते हैं। जैसे 4 नाम हैं हमारे पास, जैसे नाम हो गए अशोक, पिंकी, मधु या फिर मनीषा। तो 4 लोगों को हम लोग वोट दे सकते हैं। फर्स्ट नंबर में मैं मनीषा को रखना चाहती हूँ, सेकंड नंबर में मधु को रखना चाहती हूँ, थर्ड नंबर में अशोक को रखना चाहती हूँ, फिर फोर्थ नंबर में पिंकी को रखना चाहती हूँ। इस तरीके से मैं नंबर दे करके उनको क्या करूँगी, वोट दूँगी। लेकिन जनरली हम लोकसभा का चुनाव होता है तब वोट देते हैं तो किसी एक व्यक्ति को ही वोट देते हैं। उसमें हम लोग ये नहीं देखते कि मुझे इस व्यक्ति को फर्स्ट नंबर में देखना है या सेकंड नंबर में इस व्यक्ति को रखना है या थर्ड नंबर में इस व्यक्ति को रखना है। ऐसा नहीं होता। हम लोकसभा में केवल और केवल जिस व्यक्ति को चुनते हैं उस एक ही व्यक्ति को हम वोट देते हैं। लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता। हम जितने उम्मीदवार रहते हैं, या 4 उम्मीदवार हो या 5 उम्मीदवार हो, तो उन 5 या 4 उम्मीदवार को वोट देंगे। लेकिन उसमें हम लोग क्रम डिसाइड कर देंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ करके। ठीक है, तो जितने ज़्यादा लोगों ने फर्स्ट व्यक्ति को वोट दिया होगा वही फिर राष्ट्रपति बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इनका चुनाव होता है। इसी को एकल संक्रमणीय प्रणाली बोला जाता है और समानुपातिक प्रतिनिधित्व बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नीलम संजीव रेड्डी। मैंने बताया था कि यह हमारे 6th नंबर के राष्ट्रपति थे और प्रथम गैर कांग्रेसी थे और निर्विरोध तरीके से चुने जाने वाले भी राष्ट्रपति थे। तो यह सारी बातें इनसे संबंधित याद रखेंगे। एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। खैर हमने तो पूरा डिस्कशन कर ही लिया है, फिर भी एक बार रीड कर लेते हैं। 26 मार्च 1977 को नीलम संजीव रेड्डी को सर्वसम्मति से लोकसभा का स्पीकर चुना गया, लेकिन 13 जुलाई 1977 को इन्होंने पद छोड़ दिया
क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के लिए उनका नामांकन किया गया था। राष्ट्रपति पद के लिए कुल 21 नामांकन पत्र दाखिल किए गए थे, जिनमें से कुछ उम्मीदवार को आवश्यक संख्या में विधायकों का समर्थन नहीं था या उम्मीदवारों ने 15,000 रुपये की जमानत राशि जो है वह जमा नहीं की थी। देखिए, अब जो भी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पद के लिए खड़े होते हैं उनको कुछ जमानत राशि जो है वह जमा करनी पड़ती है। तो जो राष्ट्रपति होते हैं उनको उनके लिए 15,000 रुपये जमानत राशि जो है जमा करनी पड़ती है, लेकिन कुछ उम्मीदवारों ने उस समय नहीं किया और कुछ उम्मीदवारों को क्या है, विधायकों का समर्थन नहीं मिला। तो 21 जुलाई 1977 को चुनाव अधिकारी ने प्रेस को सूचित किया कि नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुनाव जीत गए हैं। इस घोषणा के पश्चात नीलम संजीव रेड्डी ने लोकसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया तथा भारत के 6वें राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया। आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए? आंसर है वीवी गिरी। वीवी गिरी डबलिन यूनिवर्सिटी में कानून की पढ़ाई करने के लिए जब आयरलैंड गए थे तब वे ही वलेरा जैसे प्रसिद्ध ब्रिटिश विद्रोही के संपर्क में आकर स्वतंत्रता के लिए चल रहे सीन फेन आंदोलन से जुड़ गए। इस कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा और आयरलैंड से निष्कासित कर दिया गया। स्वतंत्र भारत में वीवी गिरी भारत के 4थे नंबर के राष्ट्रपति बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं? आंसर है उपराष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति जब अपना त्यागपत्र देते हैं तो वह किसको सौंपते हैं? उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति क्या करता है? इसकी सूचना जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं उनको देता है। अनुच्छेद 56(2) के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 61 के अनुसार संविधान के उल्लंघन की स्थिति में राष्ट्रपति पर महाभियोग भी लगाया जा सकता है। यह बात लिखी गई है अनुच्छेद 61 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किए गए थे? आंसर है नीलम संजीव रेड्डी। हमने इसको कई बार डिस्कशन कर लिया है कि नीलम संजीव रेड्डी हमारे भारत के निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति थे और ये कौन से नंबर के थे? 6th नंबर के थे। इनका कार्यकाल क्या था? 1977 से 1982 तक। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? आंसर है राज्यसभा के पास। तो देखिए, जो राष्ट्रपति होते हैं उसको संसद के द्वारा यानी कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों में से किसी एक सदन में प्रस्ताव पारित किया जाता है उस पर महाभियोग लगाने का। लेकिन जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनको केवल राज्यसभा के पास ही अधिकार होता है अपने पद से हटाने के लिए, क्योंकि उपराष्ट्रपति जो होते हैं वह राज्यसभा का पदेन होता है। ठीक है, आगे चलिए और भी जानकारियां ले लेते हैं। यदि राज्यसभा अपने तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव पारित कर दे और लोकसभा उसे स्वीकार कर ले तो उपराष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना होगा। इस आशय का प्रस्ताव तब तक प्रस्तावित नहीं होगा जब तक कि उपराष्ट्रपति को ऐसे प्रस्ताव को प्रस्तावित करने के अभिप्राय की सूचना कम से कम 14 दिन पूर्व तो न दी गई हो। ठीक है, लेकिन क्या है, देखिए कि जो उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, तो लोकसभा उस पर कुछ नहीं कर सकती, उसका बहुमत नहीं होगा, बस उसकी क्या होगी, सहमति होगी। ठीक है, और इसको कौन पहले प्रस्ताव पारित करता है? राज्यसभा। लेकिन वह इसकी सूचना 14 दिन पहले उसको उपराष्ट्रपति को देनी होगी। अगर वह सूचना नहीं देता है तो वह मान्य नहीं होगा, इसलिए 14 दिन पूर्व इसकी सूचना तो उन्हें देनी चाहिए। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? आंसर है अनुच्छेद
63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यह बोला गया था। लेकिन अनुच्छेद 66 के तहत उपराष्ट्रपति के जो चुनाव की प्रक्रिया है उसका वर्णन किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 66 में कहा गया है उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में। और फिर अनुच्छेद 63 में क्या कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति क्या होते हैं? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। वर्तमान में श्री वेंकैया नायडू भारत के 13वें उपराष्ट्रपति हैं। और जो उपराष्ट्रपति होते हैं वह किसके सामने शपथ लेते हैं? तो राष्ट्रपति के सामने शपथ लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? आंसर है डॉक्टर एस राधाकृष्ण। पहले जो उपराष्ट्रपति थे वह थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन और पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे और वीवी गिरी जो थे हमारे चौथे राष्ट्रपति थे और बीडी जत्ती जो थे भारत के 5वें उपराष्ट्रपति एवं भारत के कार्यवाहक जो है राष्ट्रपति थे। छठे नंबर के तो थे हमारे नीलम संजीव रेड्डी जो कि निर्विरोध ही चुन लिए गए थे। नेक्स्ट है, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 12। राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं और लोकसभा में कितने कर सकते हैं? लोकसभा में 2 सदस्यों को कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत में राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या लेकिन 245 है, लेकिन अधिकतम कितनी हो सकती है? 250। इनमें से 12 सदस्य जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा की सदस्यता के लिए जो न्यूनतम उम्र है वह कितनी होनी चाहिए? 30 होनी चाहिए। राज्यसभा संसद का एक स्थायी सदन होता है जो कभी भी भंग नहीं होता, यह भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन इनके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष का होता है, इसलिए इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष क्या होते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं।